हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 24 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ध्यान से। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रखिए, टेलीग्राम पर जितने भी मेरी फ्री सीरीज चलती हैं क्लासेस की, उन सब के लिंक शेयर किए जाते हैं। और साथ में अभी मैं हाल ही में ल्यूसेंट की हिंदी और इंग्लिश दोनों की पीडीएफ एक साथ आपसे शेयर करने वाला हूं, तो उसको भी मैं वहीं पर ही शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये पहले ऐसे भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं जो कि सबसे कम उम्र के हैं, और इन्होंने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं, इनको हराया है एयर थिंग मास्टर्स में। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये भारतीय नए ग्रैंड मास्टर हैं जिनका नाम है आर प्रगनंदा। क्या नाम है? आर प्रगनंदा। और इन्होंने ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में अभी हाल ही में मैग्नस कार्लसन को हराया है। इनकी उम्र मात्र 16 साल है। और ये जो एयर थिंग मास्टर्स होता है, ये पूरे साल में अगर बात करी जाए तो चेस के 9 टूर्नामेंट होते हैं, जिनमें से पहला इवेंट है ओके इस साल का। तो अभी हाल ही में इन्होंने मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर में किसको हराया है? मैग्नस कार्लसन को। और सबसे कम उम्र के ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एयर थिंग मास्टर जीता है। और जो इस बार इवेंट्स हो रहे हैं 2022 में चेस टूर्नामेंट के, अभी ये फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं और नवंबर 2022 तक चलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड। अभी हाल ही में होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए प्रेसिडेंट और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो होंडा जो कि एक जापानीज कंपनी है, इसके द्वारा भारत में इसके प्रेसिडेंट और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है किसको? इनका नाम है तकुया सुमुरा। क्या नाम है? तकुया सुमुरा। और इन्होंने सक्सीड किया है गाकू नाकानिशी को। तो इनसे पहले गाकू नाकानिशी थे सीईओ। एंड होंडा की अगर बात करें तो ये प्योर जापानीज कंपनी है। इसकी स्थापना 1948 में करी गई थी और जापान इसका हेडक्वार्टर है। जो तकुया सुमुरा हैं, ये 1 अप्रैल से अपना पदभार संभालेंगे। और होंडा में आपको पता है ये कितने साल से काम कर रहे हैं? पिछले 30 सालों से होंडा में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस को लेकर किस देश के साथ एक पैक्ट साइन किया गया है? तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब बेसिकली ये होता है कि वाया ओशियंस हम जब ट्रेडिंग करते हैं ना, मतलब समुद्र के ऊपर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसे बोला जाता है ब्लू इकोनॉमी। एंड साथ में ओशियन गवर्नेंस का मतलब इसमें कई सारे और ऐसे एजेंडाज आ जाते हैं, जैसे कि मैरी टाइम सिक्योरिटी आ जाती है, और मैरी टाइम ट्रेडिंग को इन्हेंस करना, मरीन साइंसेस रिसर्च भी इसमें आ जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये अभी भारत सरकार ने पैक्ट साइन किया है फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। तो भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर थे जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है। और जापान की तरफ से जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, उनके सीनियर ब्यूरोक्रेट जीन येव ली दिरेन। क्या नाम है? यहां पर मैं लिख देता हूं, जीन येव ली दिरेन। ठीक है। और जापान में इस टाइम पे इमैनुअल मैक्रोन की सरकार चल रही है। ये जो पैक्ट साइन हुआ है, इसके तहत भारत सरकार और फ्रांस सरकार दोनों इनलैंड वाटरवेज पर ध्यान देंगे, मरीन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाएंगे, मरीन इको टूरिज्म को बेहतर बनाएंगे, और नेवल इंडस्ट्री पर भी इसमें काम किया जाएगा, और मरीन ट्रेडिंग को तो बढ़ाया ही बढ़ाया जाएगा, और साथ में मरीन साइंस रिसर्च भी दोनों देश आगे मिलकर एक साथ करेंगे। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, इजराइल की कैपिटल जेरूसलम, यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन, एंड ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया। ब्राजील में इस टाइम पे जेल बोल्सोनारो की सरकार चल रही है, अमेरिका में इस टाइम पे जे बिडेन की सरकार है, और इजराइल में इस टाइम पे नेफ्ताली बेनेट हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अनाउंस द क्लोज ऑफ इट्स टीयर 1 इन्वेस्टर वीजा, जिसका नाम है गोल्डन वीजा। कहने का मतलब यह है कि अभी हाल ही में कौन सा देश है जिसने घोषणा कर दी है कि ये गोल्डन वीजा को तुरंत ही बंद कर रहे हैं। तो गोल्डन वीजा की फैसिलिटी अब से ब्रिटेन नहीं देगा। यूके के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि इमीडिएट इफेक्ट से अब इसको बंद कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसको बेसिकली बंद किया जा रहा है। देखिए, जो गोल्डन वीजा है, ये फैसिलिटी उनको दी जाती थी जो ब्रिटेन में कहीं ना कहीं अपना बिजनेस सेटअप करते थे, जिससे कि ब्रिटेन की सरकार को उससे फायदा मिलता था। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट गोल्डन वीजा उस व्यक्ति को देती थी, और इसके तहत वो व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ ब्रिटेन में
सारे टैक्सेस को बचाते हुए अगले 5 साल तक रह सकता था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये सर्विसेज देने की वजह से ब्रिटेन गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर करप्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सीधा सीधा ये फैसला लिया है कि एक गोल्डन वीज़ा की फैसिलिटी को अब फिलहाल के लिए बंद कर रहे हैं। यहाँ पर बोरिस जॉनसन की सरकार है, कैपिटल है लंदन, यूएई की कैपिटल अबू धाबी है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। आपको ध्यान होना चाहिए, अभी हाल ही में 2022 के जनवरी में ही पहले महीने में जर्मनी में नए चांसलर के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है ओलाफ स्कूल्स। कौन है? ओलाफ स्कूल्स। इन्होंने एंजेला मर्केल को सक्सीड किया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने किस देश के अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी है? हम सभी को पता है पिछले कुछ टाइम से रशिया और यूक्रेन के बीच में लगातार पहले तो कोल्ड वॉर चल रहा था, बीच में काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई, तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं काफ़ी सारे। तो अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया है, 2 ऐसी जगह हैं जिनमें से एक का नाम है लुहांस्क और दूसरे का नाम है दोनेत्स्क। इन दोनों को इंडिपेंडेंस के तौर पर मान्यता दे दी है, मतलब अलग देशों के रूप में मान्यता दे दी है। अभी देखो यहाँ पर वही वाला सीन है, जैसे कि ये जो आप ऑरेंज वाला मैप देख रहे हो ये है यूक्रेन और जितना भी आपको ग्रे कलर का दिख रहा है ये है रशिया। अब क्या है कि यूक्रेन के ये 2 हिस्से हैं, यहाँ पर आप समझिएगा। ये जो ऊपर वाला ये हिस्सा है जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूँ ये है लुहांस्क और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका नाम है दोनेत्स्क। अब इससे जुड़े हुए ये वाले जो 2 हिस्से हैं, ठीक है, इन हिस्सों के लोग क्या बोल रहे हैं, इसी एरियाज को लेकर बेसिकली क्या है, डिस्प्यूट है, ठीक है। अब इस हिस्से के लोग क्या बोल रहे हैं, इनका कहना है कि हम ना यूक्रेन के पचड़े में पड़ना चाहते हैं ना रशिया के पचड़े में आना चाहते हैं। इनका कहना है कि अगर हमें दोनों कंट्री सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें आज़ादी दे दीजिए, इंडिपेंडेंस दे दीजिए। तो रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने अभी हाल ही में एक नया रेजोल्यूशन पास किया है और इस रेजोल्यूशन के तहत इन्होंने लुहांस्क और दोनेत्स्क दोनों को इंडिपेंडेंस दे दी है। लेकिन हाँ, ये आगे चल के कितना कारगर साबित होगा ये देखने वाली बात ही होगी, क्योंकि यूक्रेन लगातार रेबल कर रहा है इस चीज को लेकर। क्योंकि यूक्रेन के नजरिए से अगर आप इसको देखोगे तो यूक्रेन के हाथ से तो जमीन जा रही है ना। यूक्रेन के जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं उनको अगर आप नया कंट्री बना दे रहे हो तो जाहिर सी बात है यहाँ पर यूक्रेन को प्रॉब्लम होगी ही होगी। दूसरी तरफ अगर रशिया की बात करें तो रशिया यूक्रेन के आगे पहाड़ जैसा देश है। यूक्रेन डायरेक्टली लड़ने की कभी हिम्मत नहीं कर सकता है। दोनों के बीच में हाँ काफ़ी गर्मा गर्मी रहती है, दोनों कोल्ड वॉर के तरीके से भी एक दूसरे से पंगा लेते रहते हैं, ट्रेडिंग के नज़रिए से भी पंगा लेते रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले यूक्रेन ने रशियन गवर्नमेंट का एक पैसेंजर शिप भी सीज कर दिया था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं पिछले कुछ टाइम पे। लेकिन फिलहाल अभी क्या है कि जो मेन मुद्दा है वो मैंने आपको बता दिया है कम शब्दों में कि व्लादिमीर पुतिन ने इन दोनों एरियाज को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। और पहली बार इन दोनों के बीच में अभी जो ये डिस्प्यूट चल रहा है ये 2014 में हुआ था। और यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव, यहाँ की कैपिटल है। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। तो फिलहाल जो ये रेजोल्यूशन पास किया गया है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, इस रेजोल्यूशन के तहत अब ये 3 देशों में बांट दिया गया है। एक तो यूक्रेन, दूसरा लुहांस्क और तीसरा दोनेत्स्क। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स नेवल एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है सी डोम। सी डोम नाम का अभी हाल ही में नौसेना वायु रक्षा प्रणाली लॉन्च करी गई है किस देश के द्वारा? तो सी डोम को लॉन्च किया है इजराइल ने। आपको याद होगा अभी पिछले ही साल इजराइल और फलस्तीन के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसमें कि फलस्तीन की तरफ से जो ग्रुप है हमास के द्वारा जब रॉकेट दागे गए थे इजराइल में, तो इजराइलियन आर्मी ने अपना एक वेपन यूज किया था जिसका नाम था आयरन डोम। क्या नाम था? आयरन डोम। आयरन डोम बेसिकली इनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि जमीन पे आ रही कोई भी शॉर्ट रेंज की मिसाइल हो, रॉकेट हो, उन सभी को डायरेक्ट अटैक करके हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी तरीके से जो सी डोम है ये नेवी के लिए बनाया गया है, मतलब ये पानी में डिफेंड करेगा अपने युद्ध पोतों को, ठीक है। तो इजराइल का जैसे आयरन डोम है ये जमीन पर आने वाली मिसाइलों से खुद को बचाता है, देश को बचाता है, उसी तरीके से सी डोम है ये सी में बेसिकली ओशियंस में बचाएगा, ओके। तो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। और यहाँ पे इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं इशाक हेर्जोग और प्रधानमंत्री अभी मैंने आपको बताया ही नेफ्ताली बेनेट। इनकी सरकार पिछले ही साल अभी बनी है। और इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डीजीसीआई के द्वारा कौन सा कोरोना वैक्सीन है जिसको अप्रूवल दे दिया गया है और इस वैक्सीन का यूज किया जाएगा भारत के अंदर 12 से लेकर 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। तो ये जो वैक्सीन है इसका नाम है कोर्बेवैक्स। क्या नाम है? कोर्बेवैक्स। एंड डीजीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इसको बोलते हैं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कोर्बेवैक्स ये एक वैक्सीन है और जो कि बनाया गया है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा। तो इस वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत में अब ये वैक्सीन यूज किया जाएगा 12 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए। आपको बता दूं, ये जो वैक्सीन है इसकी खास बात यह है कि ये बेसिक प्रोटीन से बना हुआ वैक्सीन है। और भारत में सबसे पहला इंडिजिनस वैक्सीन कौन सा है, मतलब पूरे तरीके से भारत में निर्मित जो वैक्सीन है, तो ये है कोवैक्सीन। कौन सा है? कोवैक्सीन। और कोवैक्सीन किसने बनाया था? ये बनाया है भारत बायोटेक ने। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वैक्सीन लिया है वो कोवैक्सीन ही है। और एक कोविशील्ड काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये पूरे तरीके से भारत में निर्मित नहीं है। इसको बनाने में ऑक्सफोर्ड की भी मदद ली गई थी। तो कोवैक्सीन हमारा पहला ऐसा वैक्सीन है जो कि पूरे तरीके से भारत में निर्मित है। एंड बाय द वे, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड जो कंपनी है ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पहली बार बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना अभी हाल ही में करी गई है, कौन से शहर में? तो पहली बार बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना करी गई है मंडी में। मंडी इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और बायोडायवर्सिटी पार्क ये क्या है आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो हर्बल मेडिसिन है ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो जिनके पौधे अब देखने को भी नहीं मिलते हैं, जो कि लगभग विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, इस पार्क में सिर्फ और सिर्फ ऐसी मेडिसिन ही लगाई जाएंगी जो कि विलुप्त होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो इसको दो तरीके से यूज किया जाएगा। एक सो हर्बल मेडिसिन रिसर्च पर्पज से भी इसका यूज किया जाएगा। दूसरी चीज, भारत में हमें आयुर्वेदिक को लगातार बढ़ावा देना है मेक इन इंडिया के तहत, तो ये हमारा मोटो यहाँ से क्लियर हो रहा है। और तीसरी चीज, ये टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा, पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे जयराम ठाकुर की सरकार है। यहाँ के गवर्नर है इस टाइम पे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड साइंस एग्जीबिशन जिसका नाम है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। तो ये एग्जीबिशन पूरे भारत में कितनी लोकेशंस पर लगाई जा रही है? तो भारत सरकार के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी जिसका नाम है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, इसको पूरे भारत में 75 जगहों पर इस बार लगाया जा रहा है। ठीक है, और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं ना, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसी के अंतर्गत इसको लगाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 22 फरवरी को हो चुकी है नई दिल्ली के विज्ञान भवन से। और ये कब तक चलेगा? ये 28 फरवरी तक चलने वाला है। 28 फरवरी को इसका समापन इसलिए किया जाएगा क्योंकि 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट दिया था 1930 में। ठीक है, तो जिस दिन हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाएंगे उसी दिन इसका समापन किया जाएगा। पूरे भारत में 75 जगहों पर इस प्रदर्शनी को दिखाया जाएगा। और इस प्रदर्शनी की खास बात यह होगी कि भारत में जो नई नई इन्वेंशंस करी गई हैं साइंस की मदद से, उसका यहाँ पर प्रमोशन किया जाएगा। एक तरीके से इन प्रदर्शनी में भारत की टेक्नोलॉजी पावर दिखाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू कश्मीर, इट इज एसोसिएटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर बैगनी क्रांति लागू करी गई है। यह जो बैगनी क्रांति है ये किस चीज़ की खेती से रिलेटेड है? तो ये लेवेंडर की खेती से रिलेटेड है। लेवेंडर का फूल काफ़ी फेमस होता है, नीले रंग का ये फूल होता है, लगभग बैगनी रंग का, इस वजह से इसको पर्पल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है डोडा डिस्ट्रिक्ट। कई बार मैंने डोडा डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपसे बात भी करी हुई है, न्यूज़ में रहता है कई बार। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के तहत ब्रांड प्रोडक्ट दिया गया है लेवेंडर। जिन लोगों को नहीं पता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, तो आपको बता देता हूँ। भारत सरकार ये चाहती है कि पूरे भारत में हर एक डिस्ट्रिक्ट की कोई ना कोई यूनिक प्रोडक्शन होता है। जैसे कि आपको पता होगा शोलापुर कोल्हापुर की चप्पलें काफ़ी फेमस हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर में मिट्टी के खिलौने काफ़ी फेमस हैं, लखनऊ का गुड़ काफ़ी फेमस है, लखनऊ में चिकन की कढ़ाई काफ़ी फेमस है। ठीक है, कानपुर और आगरा का चमड़ा फेमस है। तो इस तरीके से पूरे भारत में हर एक डिस्ट्रिक्ट की कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है
जिसका उत्पादन वहाँ सबसे बेहतर तरीके से किया जाता है। तो जब हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तभी जाकर हमारी अर्थव्यवस्था और सुधरेगी। ठीक है, हमारे अंदर काबिलियत है, बशर्ते हम उसको प्रमोट तो करें, लोगों को पता तो लगे कि क्या काबिलियत है। जब तक लोगों को पता ही नहीं लगेगा तब तक लोग सामान खरीदेंगे नहीं, और जब तक खरीदेंगे नहीं तो अर्थव्यवस्था हमारी बेहतर होगी नहीं। तो ये इसका मेन मोटो है कि जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लेवेंडर से कनेक्ट कर दिया गया है। अब डोडा डिस्ट्रिक्ट लेवेंडर के फूल उगाने के लिए जाना जाएगा। ठीक है, और आप सभी ध्यान रखिए, आपको मैं अनाउंस कर देता हूं, सिर्फ अब 3 दिन बचे हुए हैं। 27 फरवरी को आज तक का सबसे बड़ा अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है। आपके पास एक बार फिर से मौका है, अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हो अनअकैडमी में तो सीधे सीधे आपको छूट मिल जाएगी। आप इस दिन टेस्ट को ज़रूर दीजिए। आप ये तीनों टेस्ट दे सकते हो, तीनों के टाइमिंग इसीलिए अलग अलग रखवाए गए हैं। सुबह 10 बजे 27 फरवरी को बैंक का एग्ज़ाम होगा, दोपहर में 2 बजे एसएससी का एग्ज़ाम होगा, और रेलवे का एग्ज़ाम शाम को 5 बजे। अगर आप बैंक का एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो एसएससी और रेलवे का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। इस एग्ज़ाम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके खुद को एनरोल कर लीजिए। ये टेस्ट आपका तभी खुलेगा जब आप कोड डालेंगे वरुण 777। ये वरुण 777 कोड ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसी से आपका ये टेस्ट खुलेगा। और बाकी कल 23 तारीख से 26 तक की जो मैंने सीरीज़ चलाई है स्टैटिक जीके एमसीक्यूज़ की, तो आज दोपहर में 3 बजे उसकी भी क्लास है। तो इस क्लास का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सब पे जाइए और क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर लीजिए। क्लास भी आपकी वरुण 777 कोड से ही खुलेगी। तो आज दोपहर में 3 बजे मिलना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद विच यूटी और स्टेट इंडियन रेलवेज इज सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज। कहने का मतलब यह है कि पूरे भारत में पहली बार केबल पर स्थापित रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, कौन से स्टेट या यूटी में? तो इंडियन रेलवे इसको बना रही है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में इसको कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इसको अंजी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। कहाँ पर? अंजी रिवर के ऊपर। अंजी रिवर, आपने चिनाब नदी का नाम सुना होगा, उसकी ट्रिब्यूटरी है। और ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर जो पड़ता है इसका नाम है रियासी डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में अंजी नदी के ऊपर ये ब्रिज बनाया जा रहा है। इस ब्रिज के बारे में आपको और भी खास बात बताता हूँ। इसकी जो ऊंचाई है ये समुद्र तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब आईफिल टावर से भी ऊंचा बनेगा। और जो इसकी लेंथ होगी, तो लंबाई है इसकी 773.25 मीटर। तो करीब करीब आप बोल सकते हो 450 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होगी। और जो इसकी खास बात है, ये ब्रिज केवल 36 केबल्स से अटैच होगा, मतलब 18 केबल एक साइड, 18 केबल दूसरी साइड। इन्हीं 36 केबल के ऊपर पूरे तरीके से टिका होगा ये ब्रिज। ये इसकी खास बात है। आज तक भारत में ऐसा कोई ब्रिज नहीं बनाया गया है जिस पर ट्रेन चलेगी और वो केबल के ऊपर टिका होगा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट है, ये उधमपुर से श्रीनगर और श्रीनगर से बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का पूरा हिस्सा है। और ये जो ब्रिज है ये आपको सीधे सीधे कनेक्ट करेगा कटरा से लेकर रियासी डिस्ट्रिक्ट तक। ठीक है, और इस टाइम पर इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? ये हैं वीके त्रिपाठी। इसी साल की शुरुआत में इनको बनाया गया था चेयरपर्सन। इन्होंने सुनीश शर्मा को सक्सीड किया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर डिड इंडिया ओमान बाईलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6 स्टार्टेड। अभी हाल ही में भारत और ओमान के बीच में एक एयरफोर्स एक्सरसाइज जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6, इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? तो इस बार ये एक्सरसाइज हो रही है राजस्थान में। और भारत और ओमान के बीच में जो एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इस बार इसका 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में कहाँ पर, तो जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। और इसका मेन मोटो यह है कि दोनों देशों के बीच में एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी दूसरे कंट्री के साथ, मतलब इंटरनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज में भारत की तरफ से MiG-29 हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो MiG-29 अभी तक सिर्फ जो हमारे घर की एक्सरसाइज हुआ करती थी, मतलब जो हम अपने देश के अंदर ही एक्सरसाइज करते थे सिर्फ आपस में ही, उसमें हिस्सा लेते थे। लेकिन पहली बार इंटरनेशनल एक्सरसाइज में MiG-29 हिस्सा ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में किसको इलेक्ट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है महिला, इनका नाम है एमा तेरहो। क्या नाम है? एमा तेरहो। ये बनी है नई चेयरपर्सन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट कमीशन में। और एमा तेरहो जो हैं, ये बेसिकली फिनलैंड से बिलोंग करती हैं। और ये भी अपने आप में प्लेयर थी, आइस हॉकी ये खेलती थी।
तो इन ये इससे पहले भी चेयरपर्सन थी, एक बार फिर से अभी हाल ही में इनको री इलेक्ट कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और नया क्वेश्चन है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट कमीशन में पहली बार वाइस चेयरपर्सन के रूप में भी अपॉइंट किया गया है किसी को। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है सोइंग मिन रू। यहां पर मैं लिख देता हूं सोइंग मिन रू। और ये जो खिलाड़ी हैं ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और कोरिया से बिलोंग करते हैं। तो इनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई है, वाइस चेयरपर्सन की यहाँ पर पोस्ट दी गई है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट कमीशन में पहली बार वाइस चेयरपर्सन कोई बनाए गए हैं। तो ये दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और ये जो एमा तेरहो हैं, इनके बारे में आपको बता दूं, ये 5 बार की ओलंपियन है और इससे पहले ये फिनलैंड की आइस हॉकी टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले 2024 के जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं पेरिस में, वहां पर सभी गेम्स को लीड करेंगी एमा तेरहो। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा कौन से राज्य के किसानों के लिए किसान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तराखंड के किसानों के लिए आईआईटी रुड़की के छात्रों ने किसान एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसकी सीधी सी खास बात यह होगी कि ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें टर्म्स डालेगा किसान। मतलब यहां पर इस एप्लीकेशन में किसानों से पूछा जाएगा, आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि कितने दिन अभी आपने खेती बोए हुए हैं, ठीक है। साथ में अभी करीब आपकी फसल कितनी ग्रोथ हो गई है, आपने किस चीज़ की फसल उगाई है, आप कितना एक्सपेक्टेड टाइम लेकर चल रहे हैं, आपने जिस पानी का यूज़ किया है, जिस प्रोडक्ट का खाद में यूज़ किया है। उसके बाद ये तुरंत एप्लीकेशन इन सब को फिल करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करोगे तुरंत आपको ये बता देगा कि आपकी फसल करीब कितने दिनों में खड़ी हो जाएगी इस बार, और उसकी क्वालिटी कैसी होगी, गुणवत्ता कैसी होगी। साथ में आपका जितना भी डेटा होगा लैंड का, वो इस एप्लीकेशन में सेव हो जाएगा। उसी बिहाफ पर ये आपको आगे भी सजेशन देता रहेगा कि आगे आपको अपनी खेती और बेहतर करनी है तो किस टाइम पर सबसे बेहतर फसल के लिए आपको बुआई करनी होगी और कटाई करनी होगी। तो काफ़ी स्मार्ट एप्लीकेशन है जिसको आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाया गया है। उत्तराखंड में अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल के किसानों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। उत्तराखंड में इस टाइम पे पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। बाकी आपको पता ही है उत्तराखंड में विधानसभा के इलेक्शन भी चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप? अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं के.एन. राघवन। कौन है? के.एन. राघवन। ये बने हैं नए चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप। और ये बेसिकली सिंगापुर की कंपनी है और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय को चेयरपर्सन बनाया गया है इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का। और कितने साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं? अगले 2 साल के लिए ये रहेंगे इस पोस्ट पर। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। दोनों चीज़ों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए भी एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आज दोपहर की 3 बजे की क्लास के लिए भी एनरोल कर लीजिए। बैक टू बैक स्टैटिक जीके के, जैसे हम लोगों ने कल 2 घंटे एक्सरसाइज करी थी वैसे ही आज 1 घंटे की क्लास है, इसको एक्सरसाइज करेंगे। दोनों के लिए अनलॉक कोड वरुण 777 है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।